हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज का जो क्लास है वह है अपवाह तंत्र। यह ज्योग्राफी के अंतर्गत है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी विषयों का प्रैक्टिस सेट और नोट्स करवाए जाते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। तो आज का क्या टॉपिक है? अपवाह तंत्र। गंगा की एक मात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है, तो कौन सा है? गोमती। लोहित और सुबनसिरी नदियां अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती हैं, जबकि बहाव नदी मणिपुर की पहाड़ी से निकलकर मणिपुर, मिजोरम तथा असम से बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती हैं। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं, तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां जो हैं वह सुबनसिरी, लोहित, तीस्ता और कपिली व मानस हैं। ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र है, तो ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र चीन का तिब्बत क्षेत्र से भारत और बांग्लादेश में यह नदियां बहती हैं। नर्मदा नदी का पश्चिम की ओर बहाव का कारण है, तो भ्रंश घाटी से होकर के बहना। कृष्णा नदी जल विवाद है, तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में इनका विवाद है। दक्षिण भारतीय नदियां अपवाह तंत्र बनाती हैं, तो वृक्षीय अपवाह तंत्र बनाती हैं। केरल में पूर्ण की ओर प्रवाहित होने वाली नदी है, तो पामबार है, भवानी और कबानी है। दूधगंगा नदी किस राज्य में बहती है? तो यह जम्मू कश्मीर राज्य में बहती है। कृष्णा की सहायक नदियां हैं, तो कृष्णा की सहायक नदियां कोयना, भीमा, पंचगंगा, घाटप्रभा और तुंगभद्रा हैं। हंगरी सहायक नदी है, तो तुंगभद्रा की नदी है। एडन नहर को निकाला गया है, तो दामोदर नदी से निकाला गया है। खारी नदी जिस अपवाह तंत्र का अंग है वह है बंगाल की खाड़ी। त्रिवेणी नहर में किस नदी का पानी आता है? तो त्रिवेणी नहर में गंडक नदी का पानी आता है। एमपी और यूपी की दो नदियों को जोड़ने की परियोजना है, तो केन और बेतवा नदी परियोजना है। कपली सहायक नदी है, तो ब्रह्मपुत्र की नदी है। किराव गंगा सहायक नदी है, तो यह झेलम की सहायक नदी है। नदियों किनारे बसे हुए शहर हैं, तो कौन सा शहर है और उसके किनारे कौन सी नदी है? आइए देख लेते हैं। तो लेह शहर के किनारे कौन सी नदी है? सिंधु के दाएं तट पर। लुधियाना यह सतलज नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। कटक शहर यह महानदी के किनारे है। बेंदल यह ताप्ती नदी है। जगदलपुर यह इंद्रावती नदी के किनारे पर स्थित है। अब आइए देखते हैं जलप्रपात और नदी। शिव समुद्रम कावेरी नदी पर है। चुलिया चंबल नदी, दूध सागर मांडवी नदी, लैंडसिंग और नोखाली भई मेघालय पर स्थित है। झीलें देखते हैं। डीडवाला झील कहाँ की है? राजस्थान की है। कोलेरू आंध्र प्रदेश, नपकी राजस्थान, हमीरसर गुजरात, चंदबी असम, रूपखंड रहस्यमयी है जो कि उत्तराखंड की है। चपनाला असम, अंचार जम्मू एंड कश्मीर, सूरजकुंड हरियाणा की झीलें हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है मानसून। आप लोग कॉपी में नोट्स बनाइए, उसमें लिख लीजिए मानसून। अब मानसून से संबंधित आपको नोट डाउन करना है। पहला फैक्ट क्या है? मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई है, तो मानसून शब्द की उत्पत्ति हमारी अरबी भाषा से हुई है। किस भाषा से? अरबी भाषा से। भारत मूलतः मानसूनी देश है। यहाँ की जलवायु में मानसूनी जलवायु की लगभग सभी विशेषताएं पाई जाती है, यानी यहाँ पर ठंडी, गर्मी, जाड़ा, बरसात सब कुछ मिलता है। भारत को उष्ण कटिबंध और उपोष्ण कटिबंध में विभाजन करने का आधार के रूप में मानी गई जनवरी की समताप रेखा है, तो 18 डिग्री सेल्सियस। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, जिसका कारण है तो स्थल एवं
समुद्र का विभेदी तापन है। नेक्स्ट टॉपिक डाल लीजिए आप लोग, वर्षा। उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है तो तमिलनाडु राज्य है। वर्षा का दिन होता है जब 24 घंटे में 2.5 mm से ऊपर वर्षा हो। सुनामी वार्निंग सेंटर अवस्थित है तो हैदराबाद में अवस्थित है। भारत के उत्तरी मैदानों में वर्षा होती है तो पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा होती है। नया टॉपिक स्टार्ट है, इसमें है मिट्टियाँ। बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई हैं तो काली मिट्टी निर्मित हुई हैं। लेटराइट मिट्टी समुद्र स्रोत है तो लौह तथा एई। पश्चिम राजस्थान की मिट्टी में किसकी मात्रा अधिक होती है तो पश्चिम राजस्थान की मिट्टी में कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है। भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है तो उड़द। कभी कभी इसका प्रयोग हरी खाद के रूप में भी किया जाता है। भारतीय मृदाओं में जिस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है वह है तो वह कौन सा हो जाएगा, जस्ता हो जाएगा। पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है तो चिकनी मिट्टी में मिलता है। सामान्य फसलें उगाने वाली मिट्टी का पीएच मान होना चाहिए तो 5.0 सेल्सियस से 70 के मध्य होना चाहिए। अम्लीय मिट्टी को कृषि योग्य बनाने के लिए चूना का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, चूना का प्रयोग किया जाता है। क्षारीय मिट्टी को कृषि योग्य बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं तो जिप्सम का प्रयोग करते हैं। सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र पाया जाता है तो उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। सर्वाधिक लवणीय क्षेत्र पाया जाता है गुजरात में। चाय के बागानों के उपयुक्त मिट्टी है तो अम्लीय मिट्टी है चाय के बागानों के लिए। अगला टॉपिक है हमारा प्राकृतिक वनस्पति। भोजपत्र वृक्ष मिलता है तो यह हिमालय में मिलता है। कत्था बनाने हेतु किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग करते हैं तो खैर एक पेड़ होता है उसकी लकड़ी का प्रयोग हम कत्था बनाने के लिए करते हैं। किस प्रकार का वन भारत में सर्वाधिक बृहद क्षेत्र में पाया जाता है तो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन जो है भारत में सर्वाधिक मात्रा में मिलते हैं। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन दूसरे नंबर पर सर्वाधिक विस्तार वाला है। ठीक है, जंगल की आग कहा जाता है तो ह्यूटिया मोनोस्पर्मा को इसे ढाक भी कहते हैं। पलाश के नाम से भी जाना जाता है इसे। सागौन तथा साल किसके उत्पाद हैं तो यह उष्णकटिबंधीय शुष्क झड़ी वन के उत्पाद हैं। संपूर्ण सागौन क्षेत्र का 50% हिस्सा पाया जाता है तो मध्य प्रदेश में पाया जाता है। देवदार 1500 से 2500 मीटर की ऊंचाई जो कि पश्चिम हिमालय में मिलते हैं। सागौन मध्य भारत में मिलते हैं। सुंदरी जो है सुंदरवन है। सिनकोना हिमालय के तराई क्षेत्रों में पाया जाता है। लीसा प्राप्त होता तो लीसा चाड़ के वृक्ष से लीसा को बिरोजा और तारपीन का तेल बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है वह है सिंचाई एवं नहरें। प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन तालाब है क्योंकि प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश भूमि चट्टानी है जिसके कारण नहरों एवं कुओं का निर्माण आसानी से संभव नहीं हो पाता है तथा इस क्षेत्र की अधिकांश नदियां बरसाती हैं। सिंचाई के अंतर्गत कुल कृषि क्षेत्र का प्रतिशत है तो हरियाणा में 83.90%, उत्तर प्रदेश में 72.76%, मध्य प्रदेश में 28.20%, महाराष्ट्र में 16.78% जो है कृषि क्षेत्र हैं। जीवन रक्षक अथवा बचाव सिंचाई की इंगित करती है तो PWP फिर सिंचाई। नलकूप द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है तो उत्तर प्रदेश में नलकूप द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है। भारत में माला नहर तंत्र को प्रस्तावित किया था तो दिनसांजे दस्तूर ने। मंगलम सिंचाई परियोजना है तो यह केरल की सिंचाई परियोजना है। सारण सिंचाई नहर निकलती है तो यह गंडक नदी से निकलती है। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थान तो हरी के बैराव से। इस नहर को पानी सतलज और रावी नदी से मिलता है।
व्यास नदी के पोंग बांध के जल का उपयोग करती है इंदिरा गांधी नगर परियोजना। विश्व की सबसे पुरानी एवं विकसित नहर व्यवस्था गंग नहर 1927 में बीकानेर के राजा गंग सिंह द्वारा किया गया था। ठीक है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का शिलान्यास 30 मार्च 1958 को तत्कालीन गृह मंत्री सरदार पटेल द्वारा किया गया था। सरदार पटेल द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? पटेल द्वारा किया गया था। निचली गंगा नहर का उद्गम स्थान है नरौरा। हरियाली योजना संबंधित है तो बंजर भूमि के विकास के लिए जल प्रबंधन से संबंधित है। ठीक है। अब आइए देखते हैं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन कौन सी है। संबंधित नदी परियोजना राज्य और अन्य तत्व हो जाएंगे। नर्मदा नदी जो है सरदार परियोजना हो जाएगी। यह जो है गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान राज्य में है। नर्मदा बचाओ आंदोलन मेधा पाटेकर हैं। 57% बिजली आपूर्ति मध्य प्रदेश को मिलती है। हरसूद कस्बा मध्य प्रदेश डूब गया था इसमें। ठीक है। ताबा प्रोजेक्ट इंदिरा सागर, बारगी, ओंकारेश्वर है। सतलज नदी भाखड़ा नागल बांध पर। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। कमांडा क्षेत्र हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान है इस राज्य में। कावेरी नदी यह शिव समुद्रम मेत्तूर डैम तमिलनाडु में है, कर्नाटक में स्थित है। 1902 में बना दूसरा सबसे पुराना जल विद्युत संयंत्र है। कावेरी नदी जल विवाद कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु तथा पांडिचेरी के मध्य है। कृष्णा नदी नागार्जुन सागर अलमाटी बांध तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में विस्तारित है। यह चंबल नदी गांधी सागर एमपी, राणा प्रताप सागर एमपी, जवाहर सागर एमपी, यह राजस्थान और एमपी की संयुक्त परियोजना है। कौन सी? चंबल परियोजना जो है राजस्थान और एमपी की संयुक्त परियोजना है। भागीरथी भील गंगा यह टिहरी बांध पर स्थित है। अगर ऑप्शन में भागीरथी भील गंगा नदी नहीं होते हैं तो गंगा सही होगा। भागीरथी गंगा नदी मूल नदी है। ठीक है। नेक्स्ट है दामोदर नदी। दामोदर और उसकी सहायक नदी पर बर्मा पंचायत है। यह 1948 में यूएसए की टेनेसी नदी पर आधारित भारत की पहली परियोजना है। बराकर नदी मैथन बाल पहाड़ी तलैया है। महानदी हीराकुंड उड़ीसा। पेरियार इडुक्की केरल। तापी तथा ताप्ती उकाई परियोजना काकापार गुजरात में स्थित है। गोदावरी नदी जायकवाड़ी पोचमपाद महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश में है। बेतवा नदी या रानी लक्ष्मीबाई माता टीला बांध ललितपुर यूपी में है। चिनाब नदी दुल्हस्ती बंगलहरी जम्मू एंड कश्मीर राज्य में है। झेलम नदी तुलबुल परियोजना जम्मू कश्मीर राज्य में है। कोलपोंग नदी कुलपोंग परियोजना अंडमान निकोबार की है। गंडक नदी गंडक परियोजना यूपी प्लस बिहार है। यमुना की सहायक नदी टोंस फिशाऊ बांध परियोजना एचपी यानी हिमाचल प्रदेश तथा यूके उत्तराखंड की सीमा पर है। अति विवादित शामली प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? तो यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। चुबका परियोजना स्थित है तो यह भूटान में बांग्ला बागछू अथवा रायकड़ नदी के संगम पर है। मीठे पानी की कल्पसर परियोजना स्थित है तो यह गुजरात स्वयं भारत की खाड़ी में स्थित है। नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक हो जाएगा वह है कृषि। कौन सा टॉपिक है? कृषि। भारतीय कृषि का इतिहास लिखा। तो किसने भारतीय कृषि का इतिहास लिखा है? एमएस रंधावा ने। देश में कितनी कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र एवं उप क्षेत्र हैं? तो 20 और 60। देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी तो 17 नवंबर 1960 को पंतनगर उत्तराखंड तत्कालीन यूपी में हुई थी। यदि खाद्यान्नों का सुरक्षित संग्रह सुनिश्चित करना हो तो कटाई के साथ उसका आर्द्रता अंश प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। कितने प्रतिशत से? 14% से। कृषि युग्म पैदावार का आशय है 2 या 2 से अधिक फसल एक ही भूमि पर एक फसल वर्ष में उगाना।
मिश्रित कृषि से सम्मिलित है, तो फसलों के साथ साथ पशुपालन। भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण है। आवश्यकता से अधिक लोगों का कृषि कार्य में लगे रहना, जोत का छोटा आकार, उत्पादन की पिछड़ी तकनीकी, जनसंख्या का दबाव, प्रचंड बेरोजगारी। भारत में चाल संक्राय जोतों का सबसे बड़ा औसत आकार है, तो यह राजस्थान, पंजाब जो कि दूसरे स्थान पर है। भारत में रासायनिक उर्वरकों के दो सबसे बड़े उपभोक्ता कौन कौन से हैं? यूपी और आंध्र प्रदेश। ठेकेदारी कृषि को लागू करने में अग्रणी राज्य है, तो पंजाब है। पुनर्भरण योग्य और भौम जल संसाधन में सबसे संपन्न राज्य, तो यूपी है। एगमार्क है, तो गुणवत्ता व गारंटी की मोहर को एगमार्क कहते हैं। नई सुधारी गई ऊसर में हरी खाद के लिए उपयुक्त फसल है, तो ढींचा है। हरित क्रांति, उच्च उत्पाद वैरायटी प्रोग्राम को हरित क्रांति प्रोग्राम बोले थे। हरित क्रांति 1966 में प्रारंभ हुई। कब प्रारंभ हुई? 1966 में प्रारंभ हुई, जो कि इसका प्रथम चरण 1966 से 1981 था। प्रथम चरण में हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लागू हुआ। दूसरे चरण में 1981 से 95 तथा तीसरे चरण में 1995 के प्रारंभ में इसे संपूर्ण देश में लागू कर दिया गया। हरित क्रांति के जनक, तो विश्व में इसके जनक नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग हैं तथा भारत में एम.एस. स्वामीनाथन जी थे। भारत में सदाबहार क्रांति के प्रणेता एम.एस. स्वामीनाथन हैं। हरित क्रांति में सर्वाधिक लाभान्वित फसल गेहूं थी। हरित क्रांति में प्रयुक्त फसल पादप फसल थी, तो मैक्सिकन गेहूं था। अब आइए देखते हैं उत्पाद और क्रांति, यानी कौन से उत्पादन किस क्रांति पर थे। तो दुग्ध उत्पादन जो है श्वेत क्रांति कहा गया। मत्स्य उत्पादन नीली क्रांति। उर्वरक उत्पादन भूरी क्रांति। तिलहन उत्पादन पीली क्रांति। आलू उत्पादन गोल क्रांति। पेट्रोलियम उत्पादन काली क्रांति। मांस टमाटर उत्पादन लाल क्रांति। प्याज उत्पादन गुलाबी क्रांति। जीरो टिल बीज एवं उर्वरक टिल विकसित किया गया, तो जी.बी. पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विकासखंड पंतनगर से किया गया। नेक्स्ट है खाद्यान्न फसलें। रबी की फसलें, इसकी बुआई जो होती है वह अक्टूबर से नवंबर मंथ में होती है। कटाई मार्च से अप्रैल में होती है। प्रमुख फसल जो है रबी की आलू, गेहूं, जौ, सरसों, चना, मटर और मसूर, गाजर, मूली हैं। अब आइए देखते हैं खरीफ की फसलें। ठीक है, खरीफ फसलें इसकी बुआई जो है वह जून से जुलाई महीने में होती है, जबकि कटाई जो है अक्टूबर से नवंबर महीने में होती है। इनकी जो प्रमुख फसलें हैं वह हैं चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली, सोयाबीन, कपास, अरहर होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जायद की फसलें। जायद की फसलें जो है मार्च और जुलाई में बोई जाती हैं। इसकी प्रमुख जो हैं वह हैं खीरा, ककड़ी, तरबूज और भिंडी। नकदी फसलें कौन कौन सी हैं? तो नकदी फसलें जो है गन्ना, कपास, जूट, तंबाकू, तिलहन, इन सबको हम नकदी फसलों के नाम से जानते हैं। गेहूं की अच्छी खेती के लिए आवश्यक है, तो गेहूं की अच्छी खेती के लिए 10 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस टीम और 80 डिग्री सेल्सियस वर्षा की आवश्यकता होती है। गेहूं में प्रथम स्थान यूपी, पंजाब और एमपी है। किस्म जो है सोनालिका, अर्जुन, कल्याण सोना, राज 377, कुंदन, देश रत्न। अगर रोग जो है किट, येलो रेस्ट, ब्राउन रेस्ट, ब्लॉक पेस्ट और करनाल जैसे रोग ये गेहूं से संबंधित रोग हैं। टिड्डी फेल निम्न में से किन दो के बीज का संकर क्रॉस है? तो गेहूं और राई का है। बौनेपन का जीन, तो बौनेपन का जीन गेहूं में जो है बोरिन 10 है। चावल में DGU ज़ैन है। मक्का में ओपेक 2 है। चावल धान उत्पत्ति दक्षिण पूर्व एशिया में मानी जाती है। किसकी? धान की उत्पत्ति दक्षिण पूर्व एशिया में मानी जाती है। 24 डिग्री सेल्सियस औसत ताप है तथा 15 डिग्री सेल्सियस औसत वर्षा, 150 सेंटीमीटर औसत वर्षा है। खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल पश्चिम बंगाल, सबसे बड़ा उत्पादक कृष्णा गोदावरी डेल्टा चावल का कटोरा कहा जाता है। किस्में जो हो जाएंगी वह पूसा, सुगंधा 5,
पद्मा, जया, कृष्णा, हंसा, यमुना, करुणा, विजय, अन्नपूर्णा, वाला और रत्ना है। कौन सा एक जीव चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करता है? तो नील हरित शैवाल। देश का आधे से अधिक उत्पादित चावल जिन 4 राज्यों में उत्पादित किया जाता है कौन से? पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब और आंध्र प्रदेश हैं। कौन सी फसलें जनपद में मुख्यतः सिंचित क्षेत्रों में उगाई जाती हैं? तो अरहर व चना, चावल व मिलेट, मक्का व मूंगफली तथा मूंग व उड़द। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मूंग और उड़द हो जाएगा। नकदी फसलें देखते हैं। नकदी फसलें में जो है कपास है। देश में 6% कृषित क्षेत्र पर कपास की खेती होती है। देश का 75% क्षेत्र और उत्पादन केवल 4 राज्यों यानी गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और हरियाणा से प्राप्त होता है। अर्थात उत्तर पश्चिमी व पश्चिमी भारत कपास का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। कौन सा? उत्तर पश्चिमी व पश्चिमी भारत कपास का प्रमुख केंद्र है। महाराष्ट्र में कपास की 6 श्वेत स्वर्ण के नाम से जाना जाता है। कपास के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और हरियाणा। कपास के रेशे प्राप्त होते हैं तो यह बीज से प्राप्त होते हैं। महाराष्ट्र के काली मिट्टी के क्षेत्र में कपास को गन्ने की फसल में प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। इसका कारण है सिंचाई सुविधाओं के प्रसार के कारण यह क्षेत्र गन्ने की कृषि के लिए अनुकूल बन गया है। भारत का देशज पौधा माना जाता है तो कपास को भारत का देशज पौधा माना जाता है। अब आइए देखते हैं गन्ना। गन्ने की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक भूमि उत्तर प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र है। उत्पादक जो है 2013-14 में उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा था, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और बिहार, गुजरात हो जाएगा। शक्कर का प्याला उत्तर प्रदेश को कहते हैं। शक्कर नगर चीनी का प्रमुख उत्पादन केंद्र है वर्तमान तेलंगाना में। गन्ने में शर्करा की मात्रा घट जाती है, पकने की अवधि में पाला गिर जाए तो इसकी मात्रा घट जाती है। विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है तो ब्राजील का भारत, ठीक है, जबकि उत्पादन में भारत दूसरे नंबर है। सूती वस्त्र उद्योग के बाद चीनी उद्योग कृषि आधारित सबसे बड़ा उद्योग है। गन्ना प्रजनन संख्या स्थापना की गई तो कोयम्बटूर में की गई। चीनी उत्पादन प्रक्रम में सीरा एक उत्पाद है जिसका उपयोग अल्कोहल निर्माण में किया जाता है तथा प्राप्त खोई को भाप बनाने के लिए ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। चीनी निर्माण मात्र गन्ने से ही नहीं बल्कि चुकंदर से भी होता है। 1903 में भारतवर्ष की प्रथम चीनी मिल स्थापित की गई थी तो देवरिया जिले के प्रतापपुर में की गई थी। नेक्स्ट है तिलहन। तिलहन जो है, तिलहन फसल तिरिया, सरसों, तिल, अलसी, सोयाबीन और सूर्यमुखी अरंडी है। तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, तो तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश है। मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य गुजरात। पैंगिंग का लाभकारी प्रक्रिया मूंगफली के क्षेत्रांतर्गत कम परंतु प्रति हेक्टेयर बहुत अधिक उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल है। राजस्थान किन वस्तु का प्रमुख उत्पादक है? तो यह जो है सरसों का प्रमुख उत्पादक है। सरसों की प्रजाति कौन कौन सी है? वरुणा, पूरापोल्ड, पीताम्बरी। जिप्सम की बहुत अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है तो मूंगफली की फसल के लिए जिप्सम की सबसे अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, जो कि चित्रा, 64 और चंद्रा, यह जो है मूंगफली की प्रजातियां हैं। दलहन जो है एमपी, महाराष्ट्र, राजस्थान और यूपी में है। हवा से नत्रजन करने की क्षमता होती है तो दलहनी फसलों में। भारत विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक देश, परंतु अत्यधिक उपभोग करने के कारण भारत को दालें निर्यात नहीं बल्कि आयात करनी पड़ती है। दलहनी फसलों के उत्पादन हेतु कौन सा तत्व आवश्यक है? तो कोबाल्ट आवश्यक है। प्रजातियां जो है अरहर की कौन कौन सी है? अमर, आजाद, अलविय, चमत्कार और बहार पारस हैं। जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है वह मालवीय चमत्कार है।
मटर की पत्ती विहीन प्रजाति है तो अपर्णा है। फलीदार अथवा दलहनी फसलों में संतुलित उर्वरक का अनुपात NPK होता है। O अनुपात 1:1 तथा 1:2:2 अथवा 1:2:3 हो जाएगा। रेशम क्या है? तो रेशम जो है कर्नाटक में 34% होते हैं, जिसमें 43% शहतूत रेशम से मिलते हैं। आंध्र प्रदेश में 27%, कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश में 60% रेशम उत्पादन होता है। रेशम के प्रकार जो है देखते हैं और किस राज्य में पाए जाते हैं वो भी देख लेते हैं। शहतूत रेशम जो है सबसे ज़्यादा जो है शहतूत रेशम जो है कर्नाटक में 43%, सबसे बड़ा रेशमी वस्त्र उत्पादक राज्य है। टसर रेशम या झारखंड में 63%, इरी रेशम असम में 62%, दूसरा सबसे बड़ा रेशमी वस्त्र उत्पादन है, तथा मूंगा रेशम वह असम में 91%। ओक टसर रेशम जो है मणिपुर का है। आइए देखते हैं बागानी फसलें जो है काफ़ी और कहवा। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना 1984, जिसका मुख्यालय गुड़गांव है। काफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन जो है कर्नाटक में है, जो कि 70% है। सर्वप्रथम काफ़ी उगाई गई थी तो सर्वप्रथम काफ़ी कर्नाटक के चिकनगटूर में उगाई गई थी। काफ़ी के लिए आवश्यक होती है तो 15 डिग्री सेल्सियस से 18 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 150 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होनी चाहिए। भारत में कहवा की 2 प्रमुख किस्में हैं, तो कौन कौन सी है? पहली है अरेबिका और दूसरी रोबस्ता। चाय एवं रबर से संबंधित आइए जानते हैं फैक्ट। चाय उत्पादन में चीन के बाद दूसरा स्थान किसका है? तो दूसरा स्थान भारत का है। उपभोग में दूसरे स्थान पर है। कौन सा? उपभोग में दूसरे स्थान पर भारत ही है। असम सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है। चाय की खेती के लिए 150 से 200 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। कौन सी नकदी फसल से अधिकतम विदेशी मुद्रा निर्यात से प्राप्त होती है? तो चाय से। चाय की किस्म ग्रीन गोल्ड है। खर सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है केरल है। रबर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो केरल राज्य है। अन्य बागानी फसलें देखते हैं। तंबाकू सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश है, तथा नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य तमिलनाडु है। मसालों का बाग केरल है। लौंग प्राप्त होती है तो पुष्प कली से प्राप्त होती है। काजू उत्पादक राज्य महाराष्ट्र है। कौन सा मसाला काला सोना है? तो काली इलायची को काला सोना कहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट प्रैक्टिस में हम झूमिंग कृषि और इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन करवाएंगे, तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट देखने के लिए आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद।